दुल्हन के हाथों में मेहंदी क्यों नहीं है अम्मी। किसी बच्ची ने दुल्हन को पुरइश्तियाक नजरों से देखते हुए अपनी माँ से सवाल किया और जहाँ इसकी बात पर इसकी माँ ठटकी, वहीं दुल्हन की नजरें भी अपने हाथों पर ठहरी। शफाफ गुलाबी हथेलियां वीरान और बेरौनक। इस औरत से कोई जवाब ना बन पड़ा तो बच्ची को डांटकर चुप करवा दिया। लेकिन इसके चुप करवाने से क्या हो सकता था। हकीकत सारी दुनिया जान चुकी थी, कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। नाइमा, तुम ऐसा करो, दुल्हन को इसके बेडरूम में छोड़ आओ, थक गई होगी। आरफा बेगम ने अपनी देवरानी की बेटी को इशारा किया। वो समझ गई थी, इसलिए फौरन उठ खड़ी हुई। आइए भाभी, आपको ऊपर बेडरूम में छोड़ आऊं। नाइमा ने इसका बाजू थामते हुए सहारा दिया। वो भी इस माहौल से जल्द अज जल्द निकलना चाहती थी, इसलिए खड़ी हो गई। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? वो अचानक ड्राइंग रूम के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। नाइमा के साथ दुल्हन के कदम भी थम गए। सामने वो दीवार बना खड़ा था। दुल्हन रुखसती के बाद कहाँ जाती है? नाइमा ने तायाजाद भाई को शरारत से देखा। आम दुल्हनें तो रुखसती के बाद अपने शोहर के बेडरूम में ही जाती हैं, लेकिन अगर दुल्हन खास हो और जीदार हो तो कहीं भी जा सकती है। वो दुल्हन को गहरी नज़रों से देखते हुए कहने लगा। दुल्हन ने यकदम इसको देखा और इसकी आंखों से शरारे निकल रहे थे। वो इंतहाई बेनियाजी से आंखें फेर गया। चाहिए, वो कहकर साइड पे हो गया। नाइमा दुल्हन को ऊपर ले गई। बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। ताज़ा फूलों की महक एक झोंके की तरह आई। दुल्हन का दिमाग खुशबू से झंझला सा गया। वो ठठक गई। अंदर किसी के अरमान सजे थे और इन अरमानों पर वो कदम रखने जा रही थी, गोया रोंदने जा रही थी। इसके कदम मन मन भर के हो गए। वो दहलीज पर कदम नहीं रखना चाहती थी। किसी की जिंदगी में ही कदम रख लिया था तो फिर दहलीज क्या मायने रखती। नाइमा इसे बेड पर बिठाकर चली गई थी और इसे फूलों से सजा बेड अंगारों का महसूस हुआ था, जैसे तपते तवे पर रख दिया गया हो। रात खासी गहरी हो चुकी थी जब इसे अपने बेडरूम में जाने का ख्याल आया। वो घड़ी में टाइम देखते हुए उठ खड़ा हुआ। अपने दोस्त हसन को रुखसत करने के बाद वो बेडरूम की तरफ बढ़ा। वो सीढ़ियां तय करता हुआ अपने बेड में आया। बेडरूम का दरवाज़ा लॉक करके पलटा तो ठटक कर रह गया। दुल्हन के साथ साथ कमरे का हुलिया भी बिगड़ा हुआ था। इंतहाई खूबसूरत फूलों की चादर नीचे जमीन पर ढेर थी। साइड टेबल पर रखे हुए गुलदान टूटकर फूलों समेत जमीन पर बिखरे हुए थे। ड्रेसिंग टेबल की सारी चीजें औंधी पड़ी थीं। दुल्हन का अपना दुपट्टा आधा सोफे पर और आधा नीचे लटक रहा था। सैंडल कहीं थी और पर्स कहीं। वो एक एक कदम बढ़ाता आगे आ रहा कि नीचे कोई चीज चिरमरा कर रह गई। इसने पीछे कदम उठाया और देखा, वो दुल्हन का सोने का ग्लोबन था। वो अपनी नाकदरी पर रो रहा था। इसने झुककर ग्लोबन उठाया और इसके कुछ मोती टूट गए थे। इसने वो ग्लोबन सोफे के सामने क्रिस्टल टेबल पर रख दिया। वो खुद बेड पर औंधी पड़ी थी, चेहरे पर तकिया रखा हुआ। महरोज का पसंदीदा सिल्वर कलर का लहंगा पहना हुआ था, मगर दुपट्टा सोफे पर झूल रहा था। वो कदम बचा बचा कर बेड के करीब आया। राबे, इसकी भारी आवाज़ बआसानी इसके कानों तक पहुंची थी। राबे, इसने दोबारा आवाज़ दी, मगर वो टस से मस ना हुई। वो जैसे ही थोड़ा करीब हुआ, इसकी नज़रें दुल्हन की कमर पर पड़ी। पिछला गला खासा गहरा था। दूधिया रंगत सिल्वर रंगत को मात कर रही थी। इसने बमुश्किल अपनी नज़रें चुराई। हेलो, सो गई हो? इसने हाथ बढ़ाकर इसका बाजू हिलाया। इसके लम से यकदम करंट खाकर उठी। डोंट टच मी मिस्टर बहरोज बक। इसने उंगली उठाकर कहा। क्यों, क्या तुम मेरी बीवी नहीं हो? वो उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहने लगा। नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, समझे तुम? वो यकदम चला उठी। तो फिर यहाँ मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो? वो इंतहाई इत्मीनान से कह रहा था। सजा भुगत रही हूँ, अपने किए की सजा। वो चबाकर कहने लगा। महरोज इसे सरतपा देखकर रह गया। रोई रोई सुर्ख आंखें, मिटा मिटा सा कंधों पर बिखरे शोल्डर कटिंग सिल्की बाल और बिना दुपट्टे के उजागर होती रनाइयां नजर हट नहीं रही थी।
तुम्हारे लिए सजा है, मगर मेरे लिए तो अल्लाह ताला की अता करदा एक खास नेमत होती। इसने गमगीन लहजे में कहते हुए इसके गाल को छुआ। वो इसके अंदाज पर भड़क उठ, कहा है ना मुझे हाथ मत लगाना, हाथ पीछे हटाओ। इसने सख्त लहजे में, इसे ऐसा लगा जैसे इसकी जिस्म पर बिच्छू रेंग रहे हों। इतना सब्र नहीं है मुझ में कि आज की रात पीछे हट जाऊं, बल्कि जो कल की रात गुजरी थी वो भी खुदा जानता है। इसने कहते हुए इसे जोर से बींच लिया था। मैं कह रही हूँ मुझे हाथ मत लगाओ, वो फंकार कर कहती हुई उस पर झपट पड़ी। वो उसे अपने नाखूनों से नोचने की कोशिश कर रही थी और वो अपने बचाव के लिए उसके हाथ रोक रहा था, लेकिन जैसे ही राबे के नाखून ने उसकी गर्दन पे खराश डाली, वो अपने गुस्से पर कंट्रोल ना कर सका और यकदम उसका हाथ उठ गया। वो उसके भारी हाथ से थप्पड़ खाकर पीछे की तरफ बेड पर गिरी। बस बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा, हर चीज़ की हद होती है, अपनी हद में रहना सीखो। वो पहली बार यूं गुस्से से धाड़ा। तुम मुझे हद बता रहे हो? हद तो तुमने पार की है। वो थप्पड़ की तकलीफ भुलाकर फिर सीधी खड़ी हुई। मुझे हद पार करने का रास्ता तुमने दिखाया। वो जोर देकर बोला, मैंने तो एक शरारत की थी। वो रोहानसी हुई, लेकिन मैंने कोई शरारत नहीं की। मैं कल भी संजीदा था और आज भी हूँ। तुम किसी भी कोर्ट में चली जाओ, मेरा कसूर कहीं भी साबित नहीं होगा। इसने चबाकर कहा, तुम इतने बेकसूर भी नहीं हो। वो चीखी, मैं इतना कसूरवार भी नहीं हूँ। इसने कांधे अचकाए। तुम पछताओगे अपने फैसले पर, फिलहाल तो पछताने का वक्त तुम्हारा है। वो फिर पुरसुकून हो चुका था। सैयद महरोज बख्त, तुमने खसारे का सौदा किया है। तो तुम्हें क्या पता कि सबसे ज्यादा फायदा मुझे ही हासिल हुआ है तुम्हारी सूरत में। के सरापे को मुस्कुराती नजरों से देख रहा था। खुश फहमी है तुम्हारी। नफरत से बोली, ये तो बात की बात है ना कि कौन खुश फहम है और कौन गलत फहम। पहले तुम ये बताओ, तुम चेंज करोगी या मैं लाइट ऑफ कर दूं? इसके लहजे और नजरों का मफहूम वो अनजान होकर भी समझ गई थी। इसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। इसका खून खोल उठा था। तुम कहना क्या चाहते हो जो तुम समझ चुकी हो?